नमस्कार। 27 फरवरी को लखनऊ में एक जोरदार मुकाबला इंडिया गठबंधन और एनडीए में होने जा रहा है। राज्यसभा के चुनाव 10 सीटों पर होने जा रहे हैं। 11 उम्मीदवार मैदान में हैं। समाजवादी पार्टी के 3 उम्मीदवार और भारतीय जनता पार्टी के 8 उम्मीदवार। वोटों की संख्या के लिहाज से 10 उम्मीदवार निर्विरोध जा सकते थे, 7 बीजेपी के और 3 समाजवादी पार्टी गठबंधन के। लेकिन जैसे ही समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवारों के तौर पर जया बच्चन और पूर्व आईएएस आलोक रंजन का नाम उतारा, तो भारतीय जनता पार्टी ने उसके 24 घंटे बाद 8वां उम्मीदवार संजय सेठ, जिनका कार्यकाल खत्म हो चुका था और लखनऊ के एक बड़े व्यवसायी हैं, उन्हें फिर से राज्यसभा चुनाव में उतार दिया है। और इसके बाद मुकाबला दिलचस्प हो गया है। 27 फरवरी कुछ घंटे बाद लखनऊ के विधानसभा में ये लड़ाई होगी। और दिलचस्प इसलिए होगी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कौन किधर रहेगा, उत्तर प्रदेश में कल ये पूरी तरह से साफ हो जाएगा। विधायकों में खास करके जो सहयोगी दल है एनडीए गठबंधन के, जिसमें रालोद के जयंत चौधरी भी हैं, और अगर जयंत चौधरी ने पाला नहीं बदला होता तो इस चुनाव में अखिलेश यादव का कैंडिडेट पक्का जीत जाता। लेकिन जयंत चौधरी को अपने पाले में ले आकर बीजेपी ने बड़ा खेल खेला है। हालांकि गठबंधन की अभी तक कोई बात क्लियर नहीं हुई है। जयंत चौधरी से और तमाम सहयोगी दलों से बीजेपी ने कहा है कि अपने सारे विधायकों के वोट वो पहले बीजेपी के कैंडिडेट को दिलाएं और 8वां कैंडिडेट उनका जीते, उसके बाद उत्तर प्रदेश में गठबंधन पर चर्चा होगी। तो माहौल क्या है जानने के लिए मैं आज लखनऊ के दारुल सफ़ा में हूँ। अक्सर मैं इधर आता हूँ तो यहीं से, और इसलिए कि यहाँ से गाजीपुर से गाजियाबाद तक के लोग यहाँ रहते हैं, जिनकी सियासत में दिलचस्पी है। वो लोग भी रहते ही हैं। कहाँ से हैं आप? मैं तो मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ, घनश्याम गुंड, आदिवासी समाज से और समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता भी हूँ। वहाँ से तो लगातार अनुप्रिया पटेल जीती रही। नहीं, इस बार उनका हवा खराब है, जनता इस बार हटा देगा। हर चुनाव से पहले आप लोग यही कहते हैं, नतीजा अलग आ जाता। नहीं, इस बार देखिए हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। आपसे सही बोल रहे हैं, जनता का मूड बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं, ये जनता का मूड बोल रहा है। वहाँ से कौन लड़ेगा? वो तो ललित उनका नाम आ रहा है, टीएमसी वाला। देखिए, पार्टी अध्यक्ष जिसको दे देंगे उसका पूरा समाजवादी पार्टी वहाँ के जनता मदद करेगा, जिताएगा उनको। अच्छा, एक बात आप बताइए, विधान परिषद चुनाव में क्या होगा? एमएलसी विधान परिषद में एकदम क्लियर है, समाजवादी के तीनों जीत जाएंगे। कैसे? जो 8वां उतारा है वही उसका 8वां हारेगा, क्लियर है। जो एक्स्ट्रा उतारा है, क्या नाम मालूम है कैंडिडेट का? नाम जाने दीजिए, वो तो कल क्लियर हो जाएगा। नाम ओपन करना ठीक नहीं है, इसलिए वो जो एक्स्ट्रा उतारा है उसका एक्स्ट्रा हार जाएगा। देखिए, मैं राज्यसभा में वोटों का जो गणित है उसके हिसाब से 7 उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के जीतने के बाद उनके खेमे में अभी तक के गणित के हिसाब से वह 29 वोट ज़्यादा बचते हैं, जबकि अखिलेश यादव के पास 2 जिताने के बाद 34 वोट बचते हैं। अखिलेश यादव को 3 वोटों की दरकार होगी और बीजेपी के कैंडिडेट को 5 वोटों की दरकार होगी। और इसी में क्रॉस वोटिंग होगी, इधर से उधर से इधर करने का काम भी होगा। आप बताइए, ये राज्यसभा चुनाव में ये तो साफ हो जाएगा कि कौन किधर है कि नहीं? देखिए, अब मैं जहाँ तक मानता हूँ, ना तो भाजपा के पास कोई अपने कैडर के राज्यसभा सांसद चुने जा रहे हैं, सब आयातित हैं दूसरी पार्टियों से आए हुए। तो कैडर कहीं ना कहीं उनके जो हैं वो क्रॉस वोटिंग करेंगे, 100% करेंगे। ये सपा के जो कैंडिडेट हैं कैडर वाले हैं, आलोक रंजन और जया बच्चन। मैं वही बात आगे करने जा रहा था। इनके पास भी नहीं है, चूँकि आलोक रंजन एक बड़े नौकरशाह रहे हैं, तो उनकी पैठ भाजपा में भी ही होगी, निश्चित तौर पर होगी, क्योंकि भाजपा के भी सहयोग से वो बड़े पदों पर रहे हैं और सपा में तो चीफ सेक्रेटरी रहे ही हैं। तो ऐसी परिस्थिति में उनका भी क्लियर है और जया बच्चन का भी क्लियर है। 3 उनके बनेंगे, 7 इनके बनेंगे भाजपा के। 7वें में संजय सेठ का जो 8वां उतारा है वो 100% पक्का है कि जीतेगा व्यक्ति। तो मारे जाएंगे गरीब रामजी लाल सुमन। कौन मारा जाएगा मैं क्लियर तो नहीं करता, लेकिन निश्चित तौर पर संजय सेठ नहीं हारने वाले हैं। उसका राजनीतिक गणित जो मैंने देखा है, 2005 से 2012 आप आइए,
तो बसपा का उन्होंने साथ रखा तो बसपा ने उनको इंट्रोड्यूस किया था और बसपा का मैनेजमेंट भी उन्होंने किया बिल्डर के रूप में। उसके बाद जब 12 से 17 आए तो सपा का भी मैनेजमेंट उन्होंने किया पैसे का। जब भाजपा आई तो भाजपा ने अपना बना दिया। तो सबका मैनेजमेंट है। पूंजीपति और उद्योगपति किसी भी सरकार में अपना काम करता ही है, फ्लरिश होता ही है, सरकार से उसकी करीबियां होती हैं। और दूसरी बात, इस तरह का आरोप जब बिजनेसमैन राजनीति में आता है तो हमेशा इस तरह की बात उसके बारे में कही जाती है। सवाल ये है कि अगर आपको लगता है आलोक रंजन और जया बच्चन को अखिलेश यादव ने न उतार के राजनीतिक दल और जातिगत समीकरण जो पीडीए कहते हैं, अगर उस हिसाब से उतारा होता तो शायद भारतीय जनता पार्टी 8वां उम्मीदवार न उतार। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी 8वां उम्मीदवार जिता ले जाती। इससे भी जिता ही ले जाएगी, जिता ले जाती तब। अच्छा, एक बात ये बताइए कि यूपी में लोकसभा सीटों का गणित ये कांग्रेस सपा गठबंधन में कुछ समझ में आ रहा है? देखिए, गठबंधन किया तो निश्चित तौर पर हमको तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस को नुकसान होगा। कांग्रेस अगर अकेले लड़ती तो ज़्यादा फायदा होता, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर की 2 ही पार्टियां हैं। क्षेत्रीय पार्टियों का ज़्यादा दबदबा। लड़ी तो थी 14 और 19 में। 14-19 में थी, वो दूसरा था। 14 में हिंदुत्व के नाम पर मोदी जी आए थे। इस समय तो राम लल्ला है सबसे ज्यादा। हाँ, राम लला के लोग तो फोन करके बुला रहे हैं, कोई दर्शन करने जाने वाला नहीं है साहब। जबरदस्ती बसें बुला रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि हमको जो है पिछड़ा जन मोर्चा का, भाजपा का मैं सलाहकार, राष्ट्रीय सलाहकार हूं, मुझको फोन करके बार बार बुलाया जा रहा है कि चलिए दर्शन करिए, चलिए दर्शन करिए। तब से जब 15-16 तारीख से मोदी जी ने उद्घाटन नहीं किया था, उससे पहले से बुलाया जा रहा है। मैं खुद ही नहीं गया, लोग जा नहीं रहे हैं। अब से कौन सा सलाहकार है बीजेपी में? पिछड़ा मोर्चा? जी हाँ, राष्ट्रीय सलाहकार में। खुले आम बोल रहे हैं आज। झूठ क्या है, सच्चाई बोलने में क्या दिक्कत है भाई? आज शाम तक चला जाएगा। हमें तनख्वाह तो मिलती नहीं है, मुझे तनख्वाह नहीं मिलती, ना उनकी रोटी खाता हूँ। हम जनता हैं, जनता के तौर पर सलाहकार के तौर पर उनके घर जो हमसे सलाह लें, न गले जो न ले। अच्छा, ये राम लल्ला का जो उस समय 22 जनवरी को लगा कि बड़ा तेज ये चलेगा मामला, उसका प्रभाव अब धीरे धीरे हम कम होता जा रहा। हमको तो नहीं देखा, खत्म हो गया, एकदम खत्म हो गया। उसका प्रभाव बढ़ रहा है। और यहाँ कुछ सेलेक्टेड लोग हैं। आप लखनऊ अगर 15 दिन में आएंगे और इस टाइम आ जाएंगे तो आप इस चक्कर लोग लगाते रहेंगे। और जब भी कोई मीडिया के लोग आएंगे तो 5, 7, 10 लोगों का एक गिरोह है। अब मैं उंगली दिखा के नहीं बताना चाहूँगा, वो लोग घेर के खड़े हो जाते हैं। नहीं, आपको नहीं कह रहा हूँ, आपको नहीं कह रहा हूँ। नहीं, किस प्रकार का सच ये है, वो लोग आ जाते हैं शाम को एकदम यही रहते हैं। आज जैसे ही कोई मीडिया के लोग इतना तेज हल्ला करके बताएंगे कि दूर का आया हुआ आदमी डर के अब वो बोलना नहीं चाहेगा कि ये भाई ये लोग मारे लगी लोकल वालों, जबकि ऐसी स्थिति है नहीं। मैं बता दूं तो आप यहाँ कैसे? मैं आया था कुछ अपना व्यक्तिगत काम से, मैं बलिया का रहने वाला हूँ। आप भी इसी टाइम यहीं आ जाते हैं क्या? नहीं, अब चूंकि हम लोगों के पास नहीं, कभी 15 दिन 1 महीने में हम लोग का आना होता है। चलिए, कोई बात नहीं। देखिए, ऐसा है कि देश में ये जब तक, वैसे तो शुरू मैंने किया था लोगों से, जनता से बात करना शुरुआत। आपको टीवी पे देख के बड़ा अच्छा लगता है, मैं चारों से घूम के आपको देख रहा था। नहीं, सुनिए, वो तो ठीक है। तो अब धीरे धीरे देश भर में ये प्रचलन हो गया है कि लोग जनता की राय अलग अलग मुद्दों पे लेते हैं। तो जो बड़े शहर हैं उनमें ठीहे बन गए हैं। जैसे तो। सीपी में अगर आप जाएं तो वहाँ जो मेट्रो स्टेशन की जगह है, वहाँ पर आपको 200-300 लोग मेट्रो से टिकट कटा के बोलने के लिए आ जाते हैं। और उन्हीं जगहों, तो मैं ऐसी जगहों पर जाने से बहुत बचता हूँ। वैसे तो मैं गांव देहात चलते फिरते लोगों से, ही जगहों पर जो है सच्चाई मिलेगी। लेकिन कभी कभी जब राजधानी में आओ तो आप लोग तो राम लल्ला का कुछ असर, बहुत बड़ा असर है, बहुत बड़ा असर है। तुष्टीकरण से जनता इतनी त्रस्त हो गई है, इतनी त्रस्त हो गई थी कि अब देखिए, बेरोजगारी और धर्म से क्या लेना देना? धर्म एक आस्था का सवाल है। क्या रोजगार करता हुआ आदमी पूजा पाठ नहीं कर सकता? नहीं करता है, एकदम से करता है। जी, आदमी के असल मुद्दों से भटकाने के लिए भी धर्म बहुत अच्छा शस्त्र है। 48 लाख बच्चे परीक्षा देने के लिए गए और ये सरकार वो परीक्षा नहीं करा पाई। 6 साल के बाद वैकेंसी आई थी और अब फिर 6 महीने के बाद 6 महीने में चुनाव होगा, क्या होगा? हाँ सर, ये आप नहीं, हर सरकार में इस तरीके की बातें आती हैं। देखिए, अपराध तो राम के जमाने में भी था और कृष्ण के जमाने में भी था और जोगी जी के जमाने में भी है, मोदी जी के भी जमाने में भी है।
लेकिन अपराधियों को दंड देने का प्रावधान इन लोगों का क्या है, कैसे है। कोई अपराधियों को बचाता है, कोई दुर्योधन के पक्ष में खड़ा हो जाने वाले लोग, और इधर जो है पांडवों के पक्ष में खड़ा हो जाने वाले लोग, उधर रावण के पक्ष में खड़े होने वाले लोग, इधर राम के पक्ष में खड़े होने वाले सुग्रीव और ऐसे लोग। आपको बता दूं, मुझे अभी कुछ देर पहले ही जानकारी मिली कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने बूथ लेवल पर 5 कार्यकर्ताओं को अयोध्या घुमाने का, दर्शन कराने का फैसला किया है। लेकिन मज़ेदार बात यह है सूत्रों के मुताबिक कि उन 5 लोगों से 300 रुपये शुल्क के तौर पर मांगा भी गया है कि 5 लोग 300 रुपये देंगे। अब जब पैसा देना हो तो आपको पता ही कि राजनीतिक कार्यकर्ता कितना उत्साह दिखाते हैं, और जो संख्या है वो जो मुझे आज पता चला बातचीत में, ये मैं सही कह रहा हूँ ना? नहीं ये गलत बात है। आप भाजपा के? जी, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को अयोध्या दर्शन कराने का नहीं? बूथ लेवल कार्यकर्ताओं को दर्शन कराने का फ्री बस, और जितने भी लोग जाएंगे फ्री दर्शन करेंगे। जो ही बताया वो झूठ बताया है। जो हमको बताया हम बता दिए। मैंने भी आपको बता दिया कि मान रहा हूँ कि आप भाजपा के हैं, वो भी कार्यकर्ता ही था ही अभी अरे हो सकता है वो कन्वर्टेड कार्यकर्ता हो। ये झूठ बात है और ऐसा कुछ नहीं है। फ्री में दर्शन करिए, फ्री में लंगर मिलेगा, फ्री में रहने की आपकी व्यवस्था है अयोध्या में। अच्छा जी। अच्छा, तो ये बताइए, अरे यार आपकी सरकार तो एक परीक्षा नहीं करा पा रही। देखिए, अब जब भारत उत्तर प्रदेश दोषी कौन चीज है? दोषी क्या है? ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का भी पर्चा लीक हो जा रहा है। जरा कहीं आप लोग पार्टी और टीम बैठा कीजिए। देखिए, शासन और प्रशासन अपना काम कर रहा है, और जो भी हैं इसमें वो बक्से नहीं जाएंगे, और जो जिस भाषा में समझेगा उसको समझाया जाएगा। सरकार कार्रवाई और शासन कार्रवाई कर रही है। कानूनी तौर पर समझाया जाएगा भाई। शासन क्या मतलब, सरकारें गुंडाई थोड़े करती हैं, और राम राज्य में कहाँ गुंडाई होती है? चारों तरफ। आप बताइए। नहीं, हमारे कहने का मतलब जब बेरोजगार बच्चे नौकरी की बात करें तो उनको कह रहे हैं कि जिस भाषा में समझेंगे उस भाषा में समझाएंगे। इनका तो अभी शादी हुआ नहीं, नौकरी मिली नहीं। हम कहते हैं भारतीय जनता पार्टी अपने ही कार्यकर्ताओं को 100 में 1 लोगों को नियुक्ति दे दे कम से कम, वही जो है थोड़ा खुशहाल हो जाए। अभी 10 साल पे एक बार पुलिस की भर्ती निकाली गई, उसका अरे यार, अब जैसे हमने बताया ना, एक कार्यकर्ता हमको मिले अभी, वो हमारे जानने वाले, तो उन्होंने बताया कि वहाँ दर्शन का, इन्होंने कहा नहीं, शुल्क नहीं लिया जा रहा है। इसी तरह आप 10 साल कह रहे, 2018 में यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा निकली थी, और उसके वो 19 के लोकसभा चुनाव से पहले निकली थी। 24 के लोकसभा चुनाव से पहले 2023 में निकाली गई, और परीक्षा जो हुई उसका सबका हश्र मालूम। उस बार भी तो पेपर लीक के बहाने जो है हटा दिया गया था। उस बार भी तो इनका पेपर 3 बार लीक हुआ है। 3 बार इनका पेपर लीक होता है, खाली इनको भर्ती ना करना पड़े इसलिए पेपर खुद लीक करवा देते हैं। अगर भर्ती करना होता तो पेपर लीक ना होता। और सरकारें थी, बसपा थी, सपा थी, उनका क्यों नहीं पेपर लीक होता था? मैं जानना चाहता हूँ। इसी तरीके से होता था, हर सरकारों में पेपर लीक होता है, कोर्ट केस हो जाता है, बच्चे वहीं रह जाते हैं और भर्ती नहीं हो पाती है। ये आज से नहीं, 20 साल से हम देख रहे हैं, और भर्ती नहीं हो पाती है। लोक सेवा आयोग में भी भर्तियां भ्रष्टाचार के दायरे में अन्य सरकारों में आई, ऐसा कोई नई बात तो है नहीं। बिल्कुल आई, आरोप लगे। और मैं भी चीफ एडिटर हूँ, मैं भी 20 साल से देख रहा हूँ दुनिया क्या कर रही है। हर सरकारों में भ्रष्टाचार में सब लिप्त थे और वही काम करते रहे। इस सरकार में भी तमाम पार्टियों से लोग आए हैं, तो पता चला आए हैं इस पार्टी के भी लोग कुछ हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, अन्य पार्टियों से आए वो भी लिप्त हैं। तो ऐसा है कि ये तो सारी पार्टियां एक दूसरे से मिली हुई हैं और सब मिलकर भ्रष्टाचार करते हैं, जिसकी सरकार बनती है उसमें शामिल हो जाती हैं। चलिए, मैं अब जरा कुछ और लोगों से बातचीत करता हूँ।